बहुएं मायके नहीं जाती। आखिर दिन भर की इतनी मेहनत के बाद मैंने केक, बिरयानी, कबाब, लच्छा पराठा, चिली चिकन, आलू टिक्की, पापड़ी चाट, इतनी सारी डिश बना दी। बस ये खाना सबको पसंद आ जाए। नेहा के ससुराल में आज उसकी दादी सास तुलसी का बर्थडे मनाया जा रहा था और उसी खुशी में नेहा ने इतना सारा खाना बनाया था। खाना बनाने के बाद नेहा अपने रूम में जाती है और अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सुबह से काम करते करते थक गई हूँ, थोड़ा मेकअप करने से ये थकान छुप जाएगी। नेहा आईने में देखकर अपने चेहरे पर मेकअप लगाने लगती है। तभी उसे उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। नेहा, ओ नेहा बहू, कहाँ रह गई? जल्दी आओ, तुम्हारी दादी जी का बर्थडे केक कटने का टाइम हो गया है। सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बस आई माँ जी, 2 मिनट। नेहा जल्दी से टचअप करती है और जल्दी से हॉल में आ जाती है, जो बैलून और रंग बिरंगे रिबन से सजा हुआ था। तुलसी सोफे पर बीच में बैठी होती है और उसके सामने बड़ा सा केक रखा होता है। ये केक कितना सुंदर है। थैंक यू बच्चों, मुझे मेरा 70वां जन्मदिन हमेशा याद रहेगा। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया। अभी कहाँ दादी जी, अभी तो पूरी दावत बाकी है। नेहा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और तुलसी फूंक मारकर कैंडल बुझाती है और अपना केक काटती है। पार्टी में आए सभी लोग तुलसी के लिए बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे दादी जी। तुलसी सबको केक खिलाती है और फिर सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहां नेहा ने पहले से ही बहुत सारा खाना सजा के रखा था। नेहा, तूने तो मेरे जन्मदिन की पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है और सभी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। भाभी, सच में आपने बहुत ही मजेदार खाना बनाया है। सारी डिश एक से बढ़कर एक हैं। लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहा हूँ। बाहू, आज तूने बहुत अच्छा काम किया है। नेहा के बनाए खाने से सभी बहुत ज्यादा खुश थे और सभी उसकी तारीफ भी करते थे। अपनी सास से तारीफ सुनने के बाद नेहा, माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो ना नेहा, क्या बात है? वो माँ जी, मुझे मेरे मायके की बहुत याद आ रही है। क्या मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊँ? नेहा की बात सुनकर लता के चेहरे से सारी खुशी गायब हो जाती है। बेटा, तू तो जानती है मेरी उम्र हो रखी है, मैं अकेले इस घर को नहीं संभाल सकती। अगर तू भी मायके चली गई तो घर कौन संभालेगा? बेटा, बस एक बार अपनी देवरानी को आ जाने दे, फिर अपने मायके चली जाना। लेकिन माँ जी, अभी तो अंश भैया की शादी में बहुत वक्त है ना। अरे नहीं बेटा, किसने कहा? मैंने पंडित जी को अंश के लिए लड़की ढूंढने के लिए कह दिया है। तू चिंता मत कर, तेरी देवरानी जल्दी आ जाएगी, फिर तू मायके चली जाना। लता की बात सुनकर नेहा चुप हो जाती है और सभी लोग अपना खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। अपने रूम में जाकर नेहा बेड पर बैठकर सोचती है। जब भी मैं माँ जी को मायके जाने की बात कहती हूँ, पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। कभी मुझे मायके जाने नहीं देती है। ऐसे तो हर जगह जाने देती है, लेकिन जब मायके की बात आती है तब इनके बहाने शुरू हो जाते हैं। आखिर नेहा की सास उसे मायके क्यों नहीं जाने देती है? क्या नेहा के ससुराल में बहुएं मायके नहीं जाती या माजरा कुछ और है? जानने के लिए कहानी में आगे जाना होगा। यार, माँ के हाथ के खाने की बड़ी याद आ रही है। माँ बता रही थी कि उन्होंने खाने में कल फ्राइड राइस और चिली पनीर बनाया था, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद है। नेहा ये सब सोचकर बहुत उदास होती है और सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन नेहा दोपहर में हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नेहा जैसे ही दरवाजा खोलती है, अरे पंडित जी, आप आइए ना, बैठिए, मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। नेहा पंडित जी को बिठाकर अपनी सास लता को बुलाती है और फिर पंडित जी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। लीजिए पंडित जी। बहन जी, मैंने आपके छोटे बेटे अंश के लिए बहुत ही गुणवान लड़की पसंद की है। लड़की बहुत सुंदर और सुशील है। आप उसकी फोटो देख लीजिए। लड़की का नाम सिया है। पंडित जी लता को सिया की फोटो दिखाते हैं। लड़की तो बहुत सुंदर है, हमें तो लड़की पसंद है, आप बात पक्की कीजिए। पंडित जी बात आगे बढ़ाते हैं। अंश और सिया की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। नेहा बेटा, चल मॉल चलते हैं। तू शादी में पहनने के लिए लहंगा ले लेना और मैं कोई अच्छी सी साड़ी ले लूंगी। अभी गहने लेना भी तो बाकी है। ठीक है माँ जी, मैं तैयार होकर आती हूँ। नेहा जल्दी से तैयार होकर आती है। फिर लता और नेहा दोनों मॉल जाती हैं और अपने लिए डिजाइनर लहंगे और साड़ी खरीदती हैं। शॉपिंग करने के बाद, माँ जी, मेरा लहंगा तो बहुत ही सुंदर है। देवर जी की शादी में तो मैं ही चमकने वाली हूँ। हाँ बहू, तुझे तो सबसे अच्छा दिखना ही है। तू हमारे घर की सबसे बड़ी बहू जो है। इस तरह बातें करते हुए नेहा और लता दोनों घर आ जाती हैं। घर में शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। नेहा अपने देवर की हल्दी की तैयारी में बिजी थी कि तभी
क्या बात है नेहा, तुम मायके नहीं जाती? जब से तुम शादी करके आई हो तब से मैंने तुम्हें मायके जाते हुए नहीं देखा। क्या तुम्हारे मायके वाले तुम्हें बुलाते नहीं हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सास ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे दे रखी हैं। अब इतना बड़ा घर है तो इसे संभालना भी तो मुश्किल है ना। अब ऐसे में मायके जाने का मौका ही नहीं मिलता है। नेहा का करारा जवाब सुनकर दीपा चुप हो जाती है। देखते ही देखते अंश और सिया की शादी हो जाती है। लता फूलों की थाल सजाकर अपने बेटे बहू का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है बहू, अब यही तुम्हारा घर है। क्या बात है, तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? अरे माँ, विदाई के समय सभी रो रहे थे ना, तो सिया की भी आंखें भर आई, वो भी रोने लगी। 2-4 आंसू और रो लो बहू, क्योंकि अब तुम्हें मायके का मुंह नहीं दिखने वाला है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे छोड़ो बहू, हमारी दीपा को मजाक करने की बहुत ज्यादा आदत है और इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इस कलश को दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ। सिया कलश गिराकर घर के अंदर आती है। अंश बेटा, नई बहू थक गई होगी, उसे अपने कमरे में ले जा। सिया अपने कमरे में जाती है और थकान होने की वजह से वो सो जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई थी। सिया सबके लिए मीठे में खीर बनाती है। सिया सबको खीर खिलाकर जैसे ही खीर खाने वाली होती है तभी उसका फोन बजता है। हेलो माँ, आप कैसी हैं? आज तो मैंने अपनी पहली रसोई में सबके लिए खीर बनाई है और सबको मेरे हाथ की खीर काफी पसंद भी आई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही अपनी घर गृहस्थी संभाल बेटा। और तूने अपनी सास से पूछा कि नहीं, पगफेरे की रस्म करने के लिए तेरे भाई को कब तेरे ससुराल भेजूं? माँ, मैं इस बारे में अपनी सास से पूछना भूल गई। मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। अपनी माँ से बात करने के बाद सिया पग फेरे वाली बात पूछने के लिए अपनी सास के कमरे में जाती है। जी माँ जी, मेरी माँ पूछ रही थी कि पगफेरे की रस्म कब करनी है, कब मैं अपने मायके जा सकती हूँ? बेटा, हमारे यहाँ पगफेरे की रस्म नहीं होती है। हमारे घर पर नियम है कि शादी के बाद नई बहू 2-3 महीने मायके नहीं जाती है। लता की बात सिया को बहुत अजीब लगती है। सिया सोचती है, ये कितनी अजीब रस्म है, 3 महीने तक बहू मायके नहीं जा सकती। ये सब सोचते हुए परेशान होकर सिया किचन में जाती है, जहाँ उसकी जेठानी नेहा पहले से ही काम कर रही थी। क्या बात है सिया, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। क्या ये थकान की वजह से है या बात कुछ और ही है? माँ जी ने पगफेरे की रस्म के लिए मना कर दिया और वो कह रही है कि हमारे घर पर 3 महीने तक बहू मायके नहीं जाती है। भला ऐसा भी किसी ससुराल में होता है? सिया, किसी और के ससुराल का तो पता नहीं, लेकिन मेरे और तुम्हारे ससुराल में ऐसा ही होता है। मैं भी पगफेरे के लिए अपने मायके नहीं गई थी। मेरी शादी को 1 साल होने वाला है, अभी तक मैंने मायके का मुंह नहीं देखा। क्या बात कर रही हैं? क्या सच में आप 1 साल में एक भी बार मायके नहीं गई? नहीं सिया, हर बार जब भी मायके जाने का सोचती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मुझे भी मायके जाने का बड़ा मन करता है। नेहा की बात सुनकर सिया उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने घर वालों को वीडियो कॉल करती है। माँ, मेरी सास ने कहा है कि मेरे ससुराल में पगफेरे की रस्म नहीं होती। यहाँ कुछ अलग ही नियम है। मेरे ससुराल में 3 महीने तक नई बहू अपने मायके नहीं जा सकती। सिया की बात सुनकर उसकी माँ भी वीडियो कॉल पर दुखी हो जाती है, लेकिन फिर कहती है, हर घर में अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं बेटा। अब तेरी शादी हो गई है तो तुझे अपने ससुराल के नियम मानने पड़ेंगे। सिया अपनी माँ की बात समझ गई थी। वो अपने ससुराल में खुशी से रहने लगती है। वो नेहा के साथ मिलकर घर का सारा काम करती है और सभी के लिए अच्छा खाना बनाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सिया सोफे पर उदास बैठी थी। क्या बात है मेरी प्यारी देवरानी जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? क्या खिदमत करूं मैं आपकी? नेहा की बात सुनकर वो हंसने की थोड़ी कोशिश करती है, लेकिन उसे अपने मायके की इतनी याद आ रही थी कि वो खुलकर हंस भी नहीं पाती है। दीदी, मुझे ना मायके की बहुत याद आ रही है। घर जाकर माँ से मिलने और बहन को गले लगाने का बहुत मन कर रहा है। इस चीज में तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुझे घुमाने लेकर जा सकती हूँ। चल आज कहीं बाहर जाकर लंच करते हैं। क्या बात कर रही है दीदी, हम लोग रेस्टोरेंट जा सकते हैं? हाँ सिया, हम अपने मायके के अलावा कहीं भी जा सकते हैं। नेहा की बात सुनकर सिया को हंसी आ जाती है। फिर दोनों देवरानी और जेठानी रेडी होकर एक बहुत ही सुंदर से रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट में एक आदमी गाना गा रहा था। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ दीदी जो आप मुझे यहाँ ले आई। मुझे तो घर पर जेल जैसा फील होने लगा था। समझ ही नहीं आता है कि माँ जी हमें हर जगह जाने देती है लेकिन मायके नहीं। मैं भी इन सारी चीजों से परेशान हो चुकी हूँ, इसलिए खुद को खुश रखने के लिए कभी मूवी देखने के लिए तो कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ जाती हूँ। इससे मन थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। नेहा और सिया मिलकर काफी सारा खाना ऑर्डर करती हैं और मजे से खाना खाती हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद दोनों पार्क में जाकर बैठती हैं। अच्छा हुआ सिया तू आ गई। तेरे आने से पहले तो मैं बहुत अकेली थी, अब तू आ गई तो मुझे कंपनी मिल जाती है। अच्छा है दीदी जो इस जेल से ससुराल में आप मेरे साथ हैं। अगर आप नहीं होती ना तो पता नहीं मैं क्या करती।
इस तरह दोनों थोड़ी देर पार्क में बैठकर बातें करती हैं और फिर घर आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सिया, माँ जी, अब तो मेरी शादी के 3 महीने पूरे हो चुके हैं। मेरे मायके वाले बार बार मुझे बुला रहे हैं। आप बोलिए ना, मैं कब मायके जा सकती हूँ? सिया, तू बिल्कुल सही कह रही है। तेरी शादी को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन बेटा कुछ ही दिनों में रामनवमी आने वाली है और हमारे घर पर रामनवमी में जगराता किया जाता है, जिसमें काफी लोग आते हैं। अब अगर रामनवमी में घर की लक्ष्मी घर ही नहीं होगी तो लोग बातें करेंगे ना। लेकिन माँ जी, आपने तो। हाँ बेटा, मैंने कहा था, पर तुम कुछ दिन रुक जाओ, रामनवमी के बाद मायके चली जाना। अच्छा ठीक है माँ जी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। देखते ही देखते रामनवमी भी खत्म हो जाती है। एक दिन सिया कॉल पर, माँ, आप चिंता मत करो, मेरी सासू माँ ने कहा है कि मैं रामनवमी के बाद मायके जा सकती हूँ। रामनवमी तो खत्म हो चुकी है, अब मैं उनसे बात करूंगी। सिया अपने रूम में कॉल पर बात कर रही थी कि इसकी आवाज बाहर से गुजर रही लता के कान में जाती है। ये बात सुनकर लता अपने कमरे में जाती है और बहुत बीमार होने की एक्टिंग शुरू कर देती है। सिया जब लता को कमरे में बुलाने जाती है तब, माँ जी, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरा बीपी बार बार हाई हो रहा है और सांस चढ़ रही है। मुझे कल से बहुत घबराहट हो रही है। लता की हालत देखकर विनोद जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर भी लता से मिला हुआ था तो वो भी बढ़ा चढ़ाकर लता को बीमार बता देता है। मैं अभी आपसे मायके जाने की बात करने वाली थी, लेकिन यहाँ माँ जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, अब मैं इनसे मायके जाने की बात कैसे कहूँ? ये सब सोचकर सिया बहुत उदास हो जाती है और मायके जाने की बात नहीं पूछती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सिया घर में डस्टिंग कर रही थी कि तभी उसके चाचा और भाई उसके घर आते हैं। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा, तेरे बड़े भैया की शादी फिक्स हो गई है। तुझे और तेरे पूरे परिवार को शादी में आना है। वैसे भी शादी के बाद तू एक बार भी मायके नहीं आई। वो चाचा जी, मैं मायके आना तो चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं मायके चली गई तो जेठानी जी को अकेले पूरा घर संभालना पड़ेगा, इसलिए आ नहीं पाती हूँ। सिया, सच में बात यही है? क्या समदन जी कहीं आपके यहाँ ये रिवाज तो नहीं ना कि बहुएं मायके नहीं जाती हैं? अरे नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शादी के बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा है कि सिया मायके नहीं जा पा रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, शादी में वो जरूर जाएगी। दीदी, शादी के 4 दिन पहले आना, हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। सिया के चाचा और भाई नाश्ता पानी खाकर चले जाते हैं। सिया बहुत ज्यादा खुश थी। वो अपने बड़े भाई की शादी में पहनने के लिए सुंदर सी बनारसी साड़ी, गहने, मेकअप सब कुछ खरीदती है। सिया अपनी पैकिंग शुरू कर देती है कि तभी लता, हे भगवान, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई। क्या हुआ माँ जी? 20 जुलाई को तेरे दादा ससुर की बरसी है और उसी दिन सिया के भाई की शादी है। तो क्या हो गया माँ जी? बेटा, तू उस दिन अपने मायके नहीं जा सकती। तू अब हमारे घर की बहू है। अगर हमारे यहाँ उस दिन बरसी है तो तू उस दिन किसी शुभ कार्य में नहीं जा सकती। मुझे माफ करना बेटा, मेरे दिमाग से निकल गया था। लता की बात सुनकर सिया अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन नेहा और सिया दोनों किचन में काम कर रही थी। सिया रोटी बना रही थी और नेहा बर्तन धो रही थी। बर्तन धोते धोते अचानक नेहा को चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। माँ जी, कबीर भैया, आप लोग कहाँ हैं? देखिए ना, दीदी बेहोश हो गई है, जल्दी से डॉक्टर को कॉल कीजिए। कबीर जल्दी से डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और नेहा को चेक करके कहते हैं, अरे घबराने की कोई बात नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। कबीर जी, आप पापा बनने वाले हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दादी जी खुश होकर नाचने लगती हैं। मैं तो परदादी बन गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। नेहा बेटा, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है। हम लोग कल ही मंदिर जाकर मंदिर में फूल चढ़ाएंगे। हमारे घर नन्हा मेहमान आने वाला है। अब मैं आपका और भी ज्यादा ख्याल रखूंगी। नेहा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे। नेहा अपने मायके फोन करके ये खुशखबरी सभी को देती है। नेहा के मायके वाले भी बहुत खुश थे। बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है कि बेटी का पहला बच्चा मायके में होता है। तू अपनी सास से बात कर और मायके आ जा। नेहा, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है बेटा। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा रोते हुए अपनी सास के कमरे में जाती है जहाँ उसकी दादी सास पहले से ही बैठी थी। नेहा अपनी सास के पास जाती है और पूछती है, माँ जी, मेरे मायके वाले पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ जो लड़कियाँ होती है ना, उनका पहला बच्चा मायके में होता है। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं कब अपने मायके जा सकती हूँ? नेहा बेटा, तू अपने मायके नहीं जा सकती है। हमारे यहाँ बहू का पहला बच्चा ससुराल में होता है। नहीं माँ जी, मैं अब मायके जाना चाहती हूँ। वैसे भी जब से शादी हुई है मैं मायके नहीं गई हूँ, लेकिन अब मुझे मायके जाना है। नहीं बहू, तू मायके नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। मैं, सिया, तेरी दादी सास, कबीर सब मिलकर तेरे और तेरे होने वाले बच्चे का खूब ख्याल रखेंगे। तू यहीं रहना। नहीं माँ जी, हमेशा से तो मैं आपकी ही सुनती आई हूँ, लेकिन अब मुझे मायके जाना है। इतने दिनों से मायके ना जाने की वजह से
और अपनी माँ को अपने लिए तरसता देखकर नेहा अपनी सास के सामने मायके जाने की जिद करती है। नेहा को इतनी ज्यादा जिद करता देखकर बहू, मैंने कह दिया ना, तुम मायके नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी। हमारे घर के पहले चिराग की देखभाल मैं करूंगी। लता को गुस्से में देखकर नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा रोते हुए मैं इस बार मायके जाऊंगी मतलब जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकता है इस बार मायके जाने से। नेहा गुस्से में अपने कमरे में जाती है और जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करती है। कुछ ही देर में नेहा पैकिंग कर लेती है और गुस्से में अपना बैग लेकर मायके के लिए निकलती है। नेहा जैसे ही दरवाजे के पास जाती है, लता गुस्से में दरवाजा बंद कर देती है। मैंने कह दिया ना नेहा, तुम मायके नहीं जाओगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतने साल आपने मुझे मायके जाने से रोका, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अब तक आपकी सारी बातें मानती रही, आपका और पूरे परिवार का इतना ख्याल रखा, और आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। इतना कहकर नेहा जोर जोर से रोने लगती है। नेहा के रोने से दादी सास तुलसी, सास लता और सिया तीनों परेशान हो गए थे। माँ जी, आप दीदी को मायके जाने दीजिए। देखिए ना, रो रो कर उन्होंने अपना क्या हाल बना लिया है। ऐसी हालत में इतना रोना सही नहीं है। माँ जी, आप तो ऐसी नहीं है। आज मुझे जानना है कि आप हमें मायके क्यों नहीं जाने देती है। क्या हमारे ससुराल में बहुएं मायके नहीं जाती है? बोलिए माँ जी, आज आपको बताना पड़ेगा। नेहा को इतना रोता देखकर लता का दिल पिघल जाता है। बहू, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ, बस मैं अपने घर के नियमों का पालन कर रही हूँ। कैसे नियम माँ जी जो इंसान के आंसू से भी ज्यादा जरूरी है? बेटा, कई साल पहले हमारे कुल गुरु ने कहा था कि हमारे घर की बहुएं अगर मायके जाएंगी तो उनके पति की मौत हो जाएंगी और ये श्राप आने वाली पीढ़ी पर भी रहेगा। इसका मतलब तो ये होगा कि माँ जी आप भी कभी मायके नहीं गई? हाँ बेटा, शादी के बाद मैं भी कभी मायके नहीं गई। मैं तुमको कोई कारण बताकर और उदास नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बहाने बनाकर तुम्हें मायके जाने से रोका। माँ जी, आपने बस अपने डर की वजह से मुझे इतने टाइम तक मायके नहीं जाने दिया। मैंने आपसे मायके जाने के लिए कितनी बार कहा और हमेशा बहाने पर बहाने बनाती रही। ये आपने ठीक नहीं किया माँ जी। मैं अपने मायके जा रही हूँ और अभी जा रही हूँ। माँ जी, आज के जमाने में ये सारी बातें कौन मानता है, और ये सब रूढ़िवादी सोच और अंधविश्वास है। माँ जी, आपको इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अपना बैग लेकर सीधे दरवाजे की तरफ जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसे कॉल आता है। नेहा कॉल उठाती है। हाँ जी, कौन? आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। किस हॉस्पिटल में? कब हुआ एडमिट? क्या वो ठीक तो है ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन उनके सर पर हल्की चोट आई है। जल्दी ही उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा। नेहा, किसका कॉल था और किसका एक्सीडेंट हुआ है? माँ जी, कबीर का एक्सीडेंट हुआ है। मैंने तुझसे कहा था ना कि हमारे घर की बहुएं मायके नहीं जाती। अब देख क्या हो गया। माँ जी, कबीर जी को ज्यादा चोट नहीं आई है, वो ठीक है। सिर्फ मायके जाने की बात से ही कबीर का एक्सीडेंट हो गया। अगर तुम मायके चली जाओगी तो उसकी जान पर भी खतरा हो सकता है। अपनी सास की बात सुनकर नेहा भी सोच में पड़ जाती है। क्या माँ जी सही कह रही है? क्या आज मेरे मायके जाने की जिद की वजह से कबीर जी का एक्सीडेंट हुआ? ये सब सोचते हुए नेहा मायके नहीं जाती और अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे के बेड पर बैठकर नेहा सोचती है, क्या सच में ये एक्सीडेंट श्राप की वजह से हुआ है या फिर ये महज एक इत्तेफाक था? रात होने से पहले ही कबीर पट्टी बंधवाकर अंश के साथ घर वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों तक नेहा या सिया कोई भी घर में मायके जाने की बात नहीं करता। एक दिन नेहा और सिया छत पर कपड़े डाल रही थी। माँ जी ने ये श्राप के बारे में बात करके तो मायके जाने से मना कर दिया, लेकिन मैं अपने मायके वालों को क्या कहूँ जो इतने टाइम से मुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। मुझे भी अपने मायके जाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन श्राप से डर भी लगता है। दीदी, क्या आप सच में इन सारी चीजों पर विश्वास करती हैं? नहीं सिया, मुझे इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं है, लेकिन यहाँ बात पति की जान पर है ना, इसलिए डर लगता है। मैं समझ सकती हूँ आपकी परेशानी। मेरे पास एक आइडिया है। जिस कुल गुरु बाबा ने हमारे परिवार को इस श्राप के बारे में बताया है, उनका हर शाम 7 बजे सत्संग लगता है। हम लोग मायके तो नहीं जा सकते, लेकिन और कहीं तो जा सकते हैं ना? हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? मैं सोच रही थी कि हम दोनों बाबा के सत्संग में चले और देखें कि ये बाबा असली है या फिर बस लोगों को उल्लू बनाकर उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। शाम को नेहा और सिया हल्की रंग की साड़ी पहनकर सत्संग के लिए निकलती हैं। सत्संग पहुंचने के बाद वो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती हैं। सत्संग में भगवान के गाने की जगह बॉलीवुड के गाने को भगवान की तरह बनाकर गाया जा रहा था। ये क्या ढकोसला चल रहा है? ये सत्संग कम और लोगों की नौटंकी ज्यादा लग रही है। ये बाबा मोटे कद्दू की तरह सिंहासन पर बैठा है और लोग इसके सामने आकर रो रहे हैं और चढ़ावा चढ़ाकर अपनी परेशानी बता रहे हैं। हाँ दीदी, ये बाबा तो एक नंबर का फ्रॉड है। साफ तौर पर लोगों को उल्लू बना रहा है, लेकिन हम माँ जी को ये बात कैसे समझाएंगे? इसका भी कोई ना कोई हल निकल जाएगा।
चलिए अब घर चलते हैं। नेहा और सिया दोनों अपने घर जाने के लिए निकलती हैं। दोनों निकल ही रही थी कि तभी उनकी नज़र गेट पर पड़ी दो औरतों पर जाती है जो सत्संग में आने की जिद कर रही थी, लेकिन बाबा के सेवक उन्हें अंदर आने नहीं देते हैं। नेहा और सिया उनके पास जाती हैं। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? और ये लोग आपको सत्संग के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? अभी क्या बताऊं बहन, मेरे पति बहुत बीमार थे। मैंने बाबा जी के पास आकर अपनी परेशानी बताई तो बाबा जी ने मुझसे कहा कि 20,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाओ। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय जाकर करो, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। तो क्या आपने उपाय किया और आपके पति क्या ठीक हो गए? नहीं बहन जी, मेरे पति ठीक नहीं हुए, बल्कि यहाँ से जाने के 2 दिन बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। ये बाबा एक नंबर का फ्रॉड है। ये सिर्फ लोगों के डर के साथ खेल रहा है और उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। ये बाबा तो बहुत बुरा है। हमें इसकी सच्चाई सिर्फ माँ जी के सामने ही नहीं बल्कि सबके सामने लानी होगी। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? रुकिए ना दीदी, मैं बताऊंगी आपको। इस तरह सिया बात को घुमा देती है और फिर नेहा और सिया दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं। घर आने के बाद माँ जी, आज हम लोग ना हमारे कुलगुरु बाबा के सत्संग में गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा। अब से हम लोग रोज वहाँ जाएंगे। अगर आपका मन हो तो आप भी कल हमारे साथ सत्संग में चलिए। ठीक है, मैं भी कल चलूंगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सिया, नेहा और लता तीनों सत्संग देखने के लिए जाती हैं। यहाँ का माहौल बाकी के सत्संग से काफी अलग सा है। लता इतना कहती ही है कि तभी एक औरत घूंघट करके बाबा जी के पास आती है। बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मेरे ससुराल वाले मुझे बार बार बच्चा करने के लिए कह रहे हैं। आप ही कुछ कीजिए ना, कोई उपाय बताइए ना। बेटा तुम रो मत, तुम 10,000 रुपए का चढ़ावा चढ़ाओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम ऐसा करना, फिर तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। बाबा जी, मैंने 10,000 रुपए का चेक चढ़ा दिया है, अब आप मुझे उपाय बता दीजिए ना। बाबा घूंघट वाली औरत को उपाय बताते हैं। उपाय सुनने के बाद वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है। वो अपना घूंघट हटाकर, ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है। ये सिर्फ लोगों को उल्लू बना रहा है और उनसे पैसे ले रहा है। मैंने इससे कहा कि मेरे बच्चे नहीं है और ये मुझे उपाय बता रहा है। अगर ये इतना ही ज्ञानी होता तो इसे पता होता कि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, वो रहे मेरे बच्चे। घूंघट वाली औरत इतना कहती ही है कि तभी सिया 2 बच्चों को अपने साथ लेकर सत्संग में आती है और साथ में वो विधवा औरत भी आ जाती है। ये बाबा सच में फ्रॉड है। इन्होंने मुझसे मेरे पति की जान बचाने के लिए 20,000 रुपए लिए, लेकिन फिर भी मेरे पति की जान नहीं बची। विधवा औरत की बात सुनकर और घूंघट वाली औरत की सच्चाई जानकर लोग गुस्सा हो जाते हैं और ढोंगी बाबा को पीटने लगते हैं। इतनी देर में पुलिस भी आ जाती है और बाबा को गिरफ्तार करके ले जाती है। तो सिया, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? एक्टिंग? हाँ माँ जी, ये सब मेरा ही आइडिया था और ये घूंघट वाली औरत मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने बाबा जी की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए ये नाटक करवाया। अच्छा हुआ सिया, तूने हमारी आंखें खोल दी। मैं भी कहाँ इस बाबा के चक्कर में पड़ गई थी और इसकी बात मानकर अपनी बहू को मायके नहीं जाने दिया। लेकिन बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। क्या सच में माँ जी? हाँ सच में। सिया, तू कुछ दिनों के लिए मायके होकर आ जा, फिर नेहा तू मायके चली जाना और डिलीवरी के 3 महीने बाद ही आ जाना। अपनी सास की बात सुनकर नेहा और सिया दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। नेहा, सिया और लता तीनों घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन सिया अपने मायके चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। सिया मायके से वापस आती है। सिया के वापस आने के बाद, नेहा, सिया, मुझे माफ कर देना। मैंने इतने दिनों तक तुम लोगों को मायके जाने से रोका, वो भी एक ढोंगी की बात मानकर। माँ जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इस ढोंगी बाबा ने आपसे जो बात कही उस पर कोई भी यकीन कर लेता, इसलिए आप खुद को गलत मत मानिए। नेहा की बात सुनकर लता उसे गले लगा लेती है। 2 दिन बाद नेहा अपने मायके चली जाती है और वहीं सिया घर पर रहकर अपनी सास और पूरे घर को संभालती है।